अच्छा, अब बैक का चैप्टर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द बुक। अच्छा, इसमें मैं हर चीज़ डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बैक क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैक के कितने मॉडल्स, बैक में बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने मॉडल हैं, कैपम मॉडल है, डीवीएम मॉडल है, और मॉडिग्लानी एंड मिलर का जो मॉडल था, जो फॉर्मूला था जिसमें हमें डेट्स नहीं गिवन होती, वही चीज इधर भी मेंशन्ड है। देयर इज नथिंग डिफरेंट इन द थ्योरी। वही चीज है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस वो रिटन फॉर्मेट में। कैपम मॉडल इन्होंने बताया हुआ है कि भाई वो क्यों बेहतर होता है और डीवीएम मॉडल क्यों इतना बेहतर नहीं माना जाता, क्योंकि कैपम मॉडल रिस्क को इंक्लूड करता है, डीवीएम मॉडल जो है वो रिस्क को एलिमिनेट कर देता है। तो बेहतर तरीका तो यही हुआ कि जो रिस्क को अकाउंट फॉर करे, और रिस्क के लिए कौन सा फैक्टर है, वो बीटा फैक्टर है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा फैक्टर कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज इट वुड बी लाइक कि मैं वापस से बैक पढ़ा रही हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम एग्जैक्टली। कोई ऐसी चीज मुझे मिलती है जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई, सो दैट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लेट यू नो। बट अदर देन दैट, थ्योरेटिकल चैप्टर्स ही आपके पढ़ने के होते हैं क्योंकि हम सब डिस्कस कर चुके हुए होते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर्स में। इसमें से जो लर्निंग बिट होता है सिर्फ वो नोट डाउन करके हम नोट्स में दे देते हैं आपको कि भाई पूरा चैप्टर नहीं पढ़े, या अगर पढ़ लिया है तो पूरा चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें से ये चंक इम्पोर्टेंट है वो याद कर लिया बस। ग्रोथ किस तरह से मिलेगी जब ग्रोथ ना गिवन हो, उसके लिए दो फॉर्मूले थे, गॉर्डन रिटेंशन मॉडल और लेटेस्ट डिविडेंड मेथड। वही फॉर्मूले वो यहाँ पे भी यूज कर रहा है। मॉडिग्लानी एंड मिलर का जो फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस कर लिया। कॉस्ट ऑफ डेट, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। irredeemable debt, redeemable debt, क्रेडिट स्प्रेड, ये कर लेते हैं डिस्कस। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क उस अनसर्टेनिटी को कहते हैं कि जो फर्म फेस कर रही होती है, और उस दौरान अगर ये ज्यादा क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क फेस कर रही होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अपने लोन सही से पे ऑफ नहीं कर पा रही होगी, ये मसला आ जाता है। ठीक है, अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रिस्क borne by the lender that the borrower will default either on interest payments, the repayment of the borrowing at the due date, or both। क्या कहना चाह रही है ये कह ये रहा है कि जो लेंडर है, अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं तो मैं लेंड कर रही हूँ ना, मैं लेंडर हुई, आप बोरोवर हुए। ठीक है, तो जिस दिन मैंने आपको पैसे दे दिए, अगर तो मैंने गलत जजमेंट की, जजमेंट का क्या मतलब है कि मैंने आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो सही से जज नहीं किया, तो ये क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क मुझे बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप पैसे अदा नहीं कर सकते वापस। और मोस्ट प्रॉब्ली यही सिचुएशन हो कि आप एक दो महीने बाद मुझे बोले मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, ना ही इंटरेस्ट पेमेंट दे सकता हूँ, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर सकता हूँ। तो डिफॉल्ट रिस्क आपको नहीं बेयर करना पड़ेगा, डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क मुझे बेयर करना पड़ेगा क्योंकि पैसे मेरे थे। ठीक है, द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास तो काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ये पता चल रहा होता है कि भाई कौन सा बंदा किसको पैसे वो करता है, यानी एज अ कंपनी उनको कितने लोग पैसे ओ करते हैं, और उसमें से कितने लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं, कितने लोग डिफॉल्ट नहीं कर चुके। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास होती है, और फिर वो इसके थ्रू जो जिस बंदे को पैसे दिए होते हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं।
कि भाई ये बंदा टाइम पे पेमेंट कर देगा कि नहीं करेगा, आ, ये बंदा डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। अगर टाइम पे पेमेंट कर देगा तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये कहता है कि मैं टाइम पे पेमेंट कर दूंगा और फिर 2-3 महीने खींचता है या उसी वक्त ही पेमेंट कर देता है, इस तरीके से। ठीक है। दी असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस कैसे पता चलेगी कि भाई ये बंदा क्रेडिट देने के लायक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसमें उन्होंने कुछ सर्टेन फैक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है सर्टेन फैक्टर्स हैव बीन शोन टू हैव अ पर्टिकुलर कोरिलेशन विद द लाइक्लीहुड दैट अ कंपनी विल डिफॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस। इसमें मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज कैश फ्लोज है कि भाई कंपनी के पास कितना कैश फ्लो आ रहा है। ज्यादा आ रहा होगा तो डेफिनेटली वो पे कर सकता है, कम आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा तो फिर मसले होंगे उसको। साइज ऑफ द डेट रिलेटिव टू द एसेट वैल्यू ऑफ द फर्म। आपके पास जितने एसेट हैं उससे ज्यादा आपने डेट से इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी में, या जितने एसेट हैं उससे कम डेट से इन्वेस्टमेंट की? क्योंकि अगर आपके एसेट कम है और डेट ज्यादा है तो आप तो एसेट बेच भी दें तब भी डेट पे ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है। वॉलेटिलिटी ऑफ द फर्म एसेट वैल्यू, फर्म की एसेट की वैल्यू कितनी तेजी से चेंज हो रही है। द लेंथ ऑफ द टाइम द डेट हैज टू रन, कितने अरसे तक ये डेट चलती रहेगी। फिर उन्होंने अम, आपको टेबल दे दिया है। ट्रिपल ए जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ बॉन्ड होता है, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड। इसमें जीरो रिस्क होता है। डबल ए में ये हाई क्वालिटी होता है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क होता है। ए जो है वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होता है लेकिन फिर भी थोड़ा और ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू डबल ए। ट्रिपल बी में अब आ जाए तो ये इसका जो ग्रेड है वो गिर जाता है, इसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, बट रिस्क होता है इसमें। और जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे रिस्क बढ़ता रहेगा। कैलकुलेटिंग क्रेडिट स्कोर्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं अपनी क्लास में while doing the examples। अच्छा, अब इधर एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। मोर डिटेल्स ऑन द रिस्क फ्री रेट द स्पॉट यील्ड कर्व। स्पॉट यील्ड कर्व क्या होता है? स्पॉट यील्ड कर्व वो अमाउंट या वो परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए दी जाती है। ठीक है। तो ये आरएफ को बहुत सारे क्वेश्चन में ये रिप्लेस कर देगी। आरएफ की जगह वो आपको स्पॉट यील्ड कर्व या गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रेट है वो दे देंगे। ठीक है, तो उसको यूज करके आपको कंप्यूटेशन करनी होगी। देख लेते हैं इसको। लेट मी ओपन द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन साइड बाय साइड, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो वो कह रहा है कि 3 साल का स्पॉट यील्ड कर्व हमारे पास है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए, और रेटिंग दी हुई है। एस्टिमेट करना है इंडिविजुअल यील्ड कर्व फॉर स्टोन कंपनी एंड ए रेटेड कंपनी। तो कैसे करेंगे? इन्होंने जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, विच इज व्हाई आई रेफर टू द सॉल्यूशन ओनली। जो स्पॉट यील्ड कर्व था उसका जो परसेंटेजेस था ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 की, उसको बस ऐड कर दिया क्रेडिट स्प्रेड से। क्रेडिट स्प्रेड कहाँ पर आ रहा है? यहाँ 46, 60 और 76 ए रेटेड बॉन्ड पे, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर। इसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट किया जो कि आपको आता है, और सिंपली स्पॉट यील्ड से ऐड कर दिया तो इंडिविजुअल यील्ड कर्व आ गया। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि काफी सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्पॉट यील्ड कर्व को एस्टिमेट करने के, और उसमें से एक मेथड होता है बूटस्ट्रैपिंग। कूपन पेइंग बॉन्ड्स के थ्रू आप उसको चेक करते हैं। तो इन्होंने
मेंशन किया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द स्पॉट यील्ड कर्व फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इन्होंने मेंशन किया है कि अ गवर्नमेंट हैज 3 bonds इन इशू दैट all have a par value of $100 and are redeemable in 1 year, 2 years and 3 years। और बॉन्ड जो है वो सारे गवर्नमेंट बॉन्ड हैं, तो सबकी सेम ही रिस्क होगा। और कूपन्स जो हैं वो पेबल हैं ऑन एन एनुअल बेसिस। अब बॉन्ड ए क्या होगा कि इससे मेंशन है विच इज रिडीमेबल इन a year's time, has a coupon rate of 7% and is trading at $103। सिमिलरली बॉन्ड बी जो है वो रिडीमेबल है 2 साल में, कूपन रेट है 6% और ट्रेडिंग हो रही है $102 पर। और बॉन्ड सी जो है वो रिडीमेबल है 3 years पे, कूपन रेट है 5% और ट्रेडिंग हो रही है $98 पर। तो क्या करेंगे, सिंपली 103 इज इक्वल्स टू 107 और 1 प्लस R1। R1 आपको कंप्यूट करना होगा। 107 कैसा है, कूपन रेट प्लस द ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम रिडीम तो करेंगे 3 साल बाद कूपन रेट के हिसाब से। तो कूपन रेट के हिसाब से 7% इंटू 100 करें तो $7 आता है। 100 प्लस $7 यानी 107 ओवर 1 प्लस R1। R1 जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट कह लें, या उसको कह लें कि कूपन सॉरी उसको कह लें कि वो स्पॉट यील्ड कर्व रेट है। ठीक है, इसी तरह बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉन्ड बी जो है वो 2 साल के लिए लास्ट कर रहे हैं तो उसका टू द पावर 2 हो जाएगा, और बॉन्ड सी जो है वो टू द पावर 3 हो जाएगा। ये सब हम कर चुके हुए हैं। बेनिफिट्स ऑफ एंड लिमिटेशंस ऑफ ड्यूरेशन भी हम कर चुके हैं। इसमें एक चीज इसने बोली है, कन्वेक्सिटी। इसने बोला कि द मेन लिमिटेशन ऑफ ड्यूरेशन इज दैट इट अज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस। In reality, the relationship is likely to be curvilinear. The extent of the deviation from a linear relationship is known as convexity. The more convex the relationship between interest rates and the bond, the more inaccurate duration is for measuring interest rate sensitivity। कह ये रहा है कि हम कहते हैं कि भाई जैसे जैसे हमारा बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, इंटरेस्ट रेट कम होते रहेंगे, या इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। आई शो यू। यहाँ पर अगर देखें, ये हमारी पुरानी अजम्पशन है कि अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो गिर जाएंगे, और अगर बॉन्ड की वैल्यू गिरी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई असल में ऐसा कुछ नहीं होता। असल में तो हमारा ये वाला कर्व होता है कि कुछ एरियाज में बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ रही होगी और इंटरेस्ट रेट की भी वैल्यू बढ़ रही होगी, या अगर बॉन्ड की वैल्यू गिर भी रही होगी तो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा से नहीं गिर रही होगी। अगर आप देखें यहाँ पर तो बॉन्ड की वैल्यू गिर तो रही है, बट कंपेरेटिवली आपकी जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है वो कम से गिर रही है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर, मैं अगर एक ही जगह पे लाइन बनाऊं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लीनियर रिलेशनशिप मेरी बॉन्ड की वैल्यू फिर कम रह रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्सिटी अगर आप देखें तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पर आ रही है ऑन दैट सेम इंटरेस्ट रेट। सो दे आर सेइंग कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लीनियर ही रहे, इट इज मोर लाइक कॉन्वेक्स कर्व जो होता है। अच्छा, अब हाउ डू लेंडर्स सेट देयर इंटरेस्ट रेट्स लिंक टू क्रेडिट स्प्रेड। जो टेबल क्रेडिट स्प्रेड का दिखाया गया था उसमें प्रीमियम ऐड करके वो
पैसे दे देते हैं बोरोई को कि भाई आप इतने पे अगर लेंड करने को अग्री कर रहे हैं, सॉरी इतने पे अगर आप बोरो करने को अग्री कर रहे हैं तो वी आर गुड, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन उसके ऊपर इनको प्रीमियम रखना होता है अपनी कंपनी के लिए ना, क्योंकि भाई जो लेंडर है उसको भी तो अपना फायदा चाहिए होगा। ठीक है। Now, overview of the method. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी से ये सारी चीज लिंक होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स और रिस्क वगैरह ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से लिंक्ड रहता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से मीन से डिविएट हो रहा है। मीन तो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल मिड पॉइंट है आपका मीन, लेकिन वो ये बताता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा होता है ना वो मेंशन करता है कि भाई हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ है कि वो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में आ रहा है। ठीक है। सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है कि हाइट ऑफ अडल्ट मेल is normally distributed with a mean of 175 or standard deviation 5 centimeter. What is the probability of a man being shorter than 168 centimeter? तो 175 minus 168 अगर हम करें तो 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अब ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 7 डिवाइडेड बाय 5 से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 1.4। इसको अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के टेबल पे देखें तो वो 0.4192 होगा। I'll show you how. अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो रोज हैं इसमें इन्होंने सिंगल डेसिमल प्लेसेस मेंशन किए हैं, और ये जो कॉलम्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं डबल डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसिकली होता ये है, आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, एक सिंगल डेसिमल और एक डबल डेसिमल नंबर। तो अभी मैंने इसको किया 1.4 और 0.00 पे। तो अगर आप देखें तो 1.4 और 0.00 पर 0.4192 ही आंसर आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट होगा। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि बंदा जो है वो 168 सेंटीमीटर से छोटा होगा। तो अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और इसका जो आधा हिस्सा है ये मीन है, अगला आधा हिस्सा और ये वाला आधा हिस्सा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तो दोनों चीजें बराबर होती हैं। तो अब आप करेंगे ये 0.5 से माइनस कर देंगे 0.4192 को, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना प्रोबेबिलिटी है कि बंदा जो है वो 168 सेंटीमीटर से छोटा होगा। और क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 175 जो है वो मीन था, 175 के अंदर ही तो 168 इंक्लूडेड होगा। वो कह रहा है कि भाई मुझे वो हिस्सा बताओ जो 168 से छोटा है। ठीक है, इसलिए 0.5 से माइनस किया। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो गया।